यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक आप जरूर देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट में वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं, तो वीडियोस को आप लगातार देखिए, सीरीज में देखिए, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखिए तो आपको ये वीडियोस तुरंत समाप्त हो जाएंगे। हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। इनको हम लोगों ने 5 भागों में देखा था। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन। इसके अलावा भी कुछ और नाम हैं जो कि हम लोगों ने बीच में पढ़ रखा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो हम लोगों का तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अब हम लोग को पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। उसको समझने के लिए आपको एक क्रियाकलाप कराया गया है। उस क्रियाकलाप में आपको यहां पर एक परख नली लेना है और इस परख नली में आपको कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। और कॉपर सल्फेट का विलयन का कलर क्या होगा? नीला होगा। ये आपको याद रखना है कि इसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा, नीला होगा। अब क्या करना है, यहां पर आपको 3 कील ले लेना है, लोहे के 3 कील को ले लेना है। इन 3 कीलों को बहुत अच्छे से आपको रगड़कर साफ कर देना है ताकि इसमें जंग ना रहे। और इन 3 कीलों में से 2 को आपको क्या करना है, इसमें डुबोकर रख देना है। इसके पहले आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसको भी आप बचाकर रख ले। इसका जो विलयन है इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर निकाल कर रख ले। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगा और इस कारण से यहाँ ये जो सॉल्यूशन है, ये जो आपका विलयन है, इसका कलर क्या हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा आपका हरा। और ये क्या बन जाएगा? FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा। और जब आप इस कील को निकाल लेंगे तो कील देखेंगे कि यहां पर इसमें भूरा रंग इस पर चढ़ा हुआ है। भूरा रंग का Cu इस पर चढ़ जाता है। तो आपने देखा क्या करना है, कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है जो कि नीला कलर होता है। उसमें जैसे ही आप कील डालेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर यह विलयन कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। और यहां पर यह जो आपका कील था उसके ऊपर भूरे रंग का कॉपर चढ़ जाएगा। तो यहां पर जो सॉल्यूशन लिया था हम लोगों ने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट लिया था और इसमें क्या डाला? आयरन का कील को डाला और बन गया FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट और कॉपर यहां पर निकल गया। तो यदि आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया हुआ। विस्थापन अभिक्रिया इस प्रकार से हुआ कि ये जो आयरन है यहां कॉपर को हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है और बन जाता है FeSO4। तो आप देख सकते हैं यहां फिर FeSO4 बन रहा है और ये कॉपर यहां से क्या हो जाता है? हट जाता है, विस्थापित हो जाता है, या इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को, इस प्रकार के अभिक्रिया को जहां पर ज्यादा क्रियाशील तत्व, ये देख सकते हैं ज्यादा क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा दे, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप और आपका एक मोटा सा दोस्त एक बेंच पर बैठा हुआ है। तो अब बताइए कि आप दोनों में यदि झगड़ा होता है तो आप उस बच्चे को हटाएंगे या फिर वह बच्चा, मोटा बच्चा आपको वहां से हटा देगा? मान लीजिए आप बहुत पतले दुबले हैं। तो यहां पर यह बात है कि वह जो मोटा बच्चा है वो क्या करेगा? आपको वहां से क्या कर सकता है? विस्थापित कर सकता है। ये आपको हटाएगा और आपका जगह को वहां पर ले लेगा। इसका मतलब इसमें ताकत ज्यादा है और आप में ताकत क्या है? कम है। आप देख सकते हैं आप कितने कमजोर हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। ये जो आयरन है वह ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर है वह कम क्रियाशील है। तो जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, हटा देता है। और इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। जब इसमें आयरन डाला जाता है तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। और उसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा, हल्का हरा भी लिख सकते हैं।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि वह जो कील था उसके ऊपर भूरा रंग का परत चढ़ेगा, वह क्या होता है, तो वह कॉपर होता है। इसके बाद पूछा जाएगा कि जो विस्थापन अभिक्रिया उसका परिभाषा लिखिए और उसको उदाहरण के साथ बताइए। तो एक उदाहरण आप यहां लिख सकते हैं, तो और भी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं दो और एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ना है, आपके बुक में दिया गया है, तो इसको बहुत अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है। यहां पर एक प्रश्न आता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब, या व्हाट हैपेंस व्हेन। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। तो यहां पूछा जाता है क्या होता है जब जिंक का अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराया जाता है। तो आपको उत्तर देना होगा कि जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर वहां पर विस्थापित हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कॉपर और जिंक में कौन ज्यादा क्रियाशील है। तो आप देखेंगे कि जिंक क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। इसके बाद आप देखेंगे कि Pb और CuCl2 में Cu को Pb क्या करेगा, हटा देगा। Pb को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड, और इसको क्या बोलेंगे, कॉपर क्लोराइड। तो आपको ये सारे नाम अपने से पता होना चाहिए था, खुद से पता होना चाहिए था, क्योंकि 9th में आपने इसे पढ़ा है। यदि आपने अभी भी ये नाम पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, आपको इसमें तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले तो आपको वही समझना चाहिए कि CuSO4 को हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ZnSO4 को बोलते हैं जिंक सल्फेट। तो ये आपको अब खुद से ही आना चाहिए था अभी क्लास 10th में। तो आप देख सकते हैं यहां पर Pb क्या करेगा, कॉपर को यहां डिस्प्लेस करेगा और ये PbCl2 बनेगा और कॉपर वहां पर हट जा रहा है। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम लोग को पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर इसको समझने के लिए क्रियाकलाप दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर बेरियम क्लोराइड को लिया गया है और उसमें सोडियम सल्फेट को डालते हैं। तो जब बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट को डाला जाएगा तो आप देख सकते हैं यहां पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आयन का अदला बदली हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सोडियम है उसका जगह कौन ले लेता है, बेरियम ले ले रहा है, और बेरियम का जगह कौन ले ले रहा है, सोडियम ले ले रहा है। मतलब बेरियम इसको विस्थापित कर दे रहा है और यह इसको विस्थापित कर दे रहा है। और जब यह इस प्रकार से विस्थापन हो रहा है, दो बार आप देख रहे हैं यहां विस्थापन हो रहा है, तो इससे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। ये देखिए सोडियम क्लोराइड बना और यहां पर बेरियम सल्फेट बन रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर दो बार विस्थापन हो रहा है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वैसे अभिक्रिया, मैं एनसीईआरटी से आपको समझा दे रहा हूं, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, आप जानते हैं कि ये है अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद। तो जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर आयन का आदान प्रदान हो रहा है, आप देख रहे हैं आदान प्रदान। तो वैसे अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अब ये आयन आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, क्लास 9th में आपने याद किया होगा। तो यदि हम लोग यहां बोले कि कौन कौन आयन है, तो यहां पर सोडियम आयन है और यहां पर क्या है, सल्फेट आयन है। ये आपको याद रखना चाहिए। और ये आयन के ऊपर क्या है, चार्ज है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। यहां पर बेरियम आयन है और यहां पर क्या है, क्लोराइड आयन है। तो इस प्रकार से आप आयन्स को याद रख ले। और यदि आपने आयन को याद नहीं किया है तो क्लास 9th में बहुत सारे आयन के नाम दिए गए हैं, उसके ऊपर कितना आवेश होता है वह भी दिया गया है। उसे कम से कम अभी आप पढ़ ले, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको रसायन को समझने में। तो आप देखेंगे कि आयनों का आदान प्रदान हो गया, मतलब सोडियम क्लोरीन के साथ यहां पर मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहा है और बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर यहां पर बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें एक और खास चीज आपको समझना है। जब यह अभिक्रिया हो रहा था तो आप देखें कि बेरियम सल्फेट यहां पर बन रहा है और ये श्वेत कलर का यहां पर बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और यहां पर इसका पानी में अघुलनशील, मतलब ये पानी में नहीं घुलता है और यहां पर ये अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, अवक्षेप।
अवक्षेप का मतलब वह तलहटी में नीचे जम जाएगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं नीचे एरो का निशान दिया गया है। तो वही मैं आपको शुरू में मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे और चीजों को हम लोगों को सीखने को मिलेगा। तो यदि हम लोग नीचे की ओर ये लाइन खींच रहे, इसका मतलब वो तलहटी में जम जा रहा है। यदि हम लोग ऊपर की ओर लाइन खींच रहे हैं, मतलब वो मान लीजिए H2 है, ऐसे लाइन खींच रहे हैं, मतलब वो गैस बन रहा है और ऊपर की ओर उठ रहा है। तो ये सब आपको निशान भी समझना चाहिए। तो यहां पर अब एक नया अभिक्रिया आपको पढ़ना है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो सारा चीज मैं एनसीईआरटी से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको जितना चीज यहां पर दिया गया इस बुक में वो सारी चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो आपको द्विविस्थापन का एक और यहां पर उदाहरण याद कर लेना है। पहले तो इसको आपको रट लेना है, फिर एक और उदाहरण आपको याद कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक और उदाहरण दिया गया है, यह है लेड नाइट्रेट या लेड 2 नाइट्रेट है, और उसका जो रिएक्शन है वह किससे कराया गया है, पोटेशियम आयोडाइड से कराया गया है। तो आप देखेंगे कि यहां पर भी आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहां पर लीड क्या हो गया, Pb2+ हो गया, NO3 क्या हो गया, नाइट्रेट हो गया जो कि माइनस हो गया, K पोटेशियम प्लस हो गया और आयोडाइड क्या हो गया, माइनस। तो आप देख सकते हैं ये आयन है, आयन का यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। और आप देखेंगे Pb किसके साथ मिल रहा है, I के साथ मिल रहा है, और K किसके साथ मिल रहा है, NO3 के साथ मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर रिएक्शन हो रहा है। तो इसको भी आपको एकदम याद करके रखना है। तो मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग अपचयन उपचयन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।